लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, और कौन कौन से रूल्स बताए थे याद करो। एक सबसे पहले बताया था हाफ बाउ रूल या N+L रूल, जिसको मैंने नाम दिया था। दूसरा जो था मैंने आपको बताया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो बताया था हुंड्स रूल। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो अगर मैं आज आपसे बात करूं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए एक बार आपको फिर से वही वाला मैंने जो लास्ट टाइम आपको सिखाया था, हाफ बाउ में कैसे ऑर्बिटल्स को अरेंज करा था उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में, वो आपको अगर आता है तो ये चुटकियों में हो जाएगा आपका सारा काम। तो मैं आपको बता दूं मैंने कैसे बताया था, इधर साइड में बना देता हूं तो यहीं से और आप इजी बना सकते हो इसको। जैसे कि बताया था SSP लिखना है सबसे पहले, और उसके बाद क्या लिखना है बेटा SPS बताया था। सबसे पहले लिखना है SSP और उसके बाद बताया था SPS बताया था, और फिर उसके बाद 2 बार DPS, 2 बार क्या लिखना है बेटा DPS, और 2 ही बार क्या लिखना है FDPS और FDPS, और काउंटिंग बताई थी मैंने अपने हिसाब से 1 2 2 3 3 4, फिर उसके बाद 3 4 5 4 5 6, फिर 4 5 6 7 5 6 7 8। तो ये ऑर्डर था आपका, है ना। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया इस तरीके से। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 8s की होगी, ठीक है। 8s के बाद कौन आएगा, 7p 6d 5f 7s 6p 5d 4f 6s 5p 4d 5s 4p 3d 4s 3p 3s 2p 2s और 1s। अब 1 बाय 1 देखते हैं और देखो सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए जरा, जैसे मैंने सबसे पहले लिया बेटा आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। हाँ, एक बात और याद रखनी है आपको कि S सब शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 2। P में ज्यादा से ज्यादा आप 6 फिल करोगे, D में ज्यादा से ज्यादा फिल करोगे 10, और F में ज्यादा से ज्यादा 14 फिल करोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा जी। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन जो फिल करोगे कहां फिल करोगे, 1s में। तो आपने लिखा 1s लिख दिया। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो आपने 1 लिख दिया, बिकॉज S सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 फिल कर सकते हैं और कम से कम कितना फिल कर सकते हैं, 1। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गया इसका, 1s1 बन गया। मैं लेता हूं बेटा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कि सर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, 2, और S में ज्यादा से ज्यादा आप 2 फिल कर सकते हो, तो क्या आंसर हो गया इसका, 1s2 हो गया। लिथियम की अगर मैं आपसे बात करूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे बेटा, 1s में भरोगे, और 1s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 भर दिए, 3 नहीं भर सकते ना, क्यों, क्योंकि S में ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1 भर सकते हो। तीसरा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए दूसरा ऑर्बिटल चूज करने का, 1s तो भर लिया, अब 1s के बाद कौन सा भरोगे, 2s। तो 1s2 के बाद आप लिखोगे बेटा 2s लिखने के बाद में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर चुके हो, 1 बचा तो वो लिख दिया आपने यहां पे 1s2 2s1। बेरिलियम की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 4 है। 4 एटॉमिक नंबर है, क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करे, 1s2 हो गया। फिर इसके बाद कहां भरोगे, 2s में, s में भी यहां पे भी कितने, 2 भरोगे, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गए, 4 पूरे मेरे। नेक्स्ट मेरे पास क्या है बेटा, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। कैसे भरोगे बेटा, सबसे पहले 1s में 1s लिखा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके बाद 2s लिखा बेटा, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 से ज्यादा भर नहीं सकते, और इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 5। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, 1 बचा, तो अगले वाले को उठा लो, 2p को, 2p लिख दिया। अब 2p में कितने भरोगे, 1 बच रहा है तो 1 भर दो, 1 भर दिया। अब ये हो गया बोरोन का। बोरोन के बाद आपका कौन आता है, कार्बन। कार्बन में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे फिल करोगे, ऐसे 1s2 2s2, 2 और 2 कितने हो गए, 4। p में बेटा कम से कम 1 भरोगे, ज्यादा से ज्यादा कितने भर सकते हो, 6। तो मतलब 2 3 4 5 भी अभी भर सकते हैं। तो 1s2 2s2 क्या हो गया इसका आंसर, 2p2 हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन की अगर बात करूं, एटॉमिक नंबर 7। सबसे पहले 1s कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 2s कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 2p कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 2 5 और 2 7, ऐसे फिल करना है। फिर देखो जरा आप अपना ऑक्सीजन, कितना एटॉमिक नंबर, 8। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p
कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 और 2 8। पी में कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पी के अंदर कम से कम 1 2 3 4 5 और कितना 6 से ज्यादा नहीं। जैसे ही 6 पूरे हो जाएंगे 2p के बाद कौन सा आ जाएगा 3s आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ऑक्सीजन के बाद आपका क्या आता है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर सॉरी फ्लोरीन आएगा, सॉरी ऑक्सीजन के बाद यहां पे आ गया आपका फ्लोरीन और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 9। क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे बेटा 1s2 2s2 2p4 की जगह कितना आएगा 2p5 आ जाएगा। नियॉन की अगर मैं आपसे बात करूं एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 अब हो जाएगा 2p5 की जगह 2p6। देखो 6 पूरे हो गए ना, अब 6 होने के बाद 7 तो इसमें भर नहीं सकते। अब 2p के बाद देख लो कौन सा आएगा कि सर 2p के बाद आएगा 3s, तो 3s स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका सोडियम और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाओगे बेटा 1s2 2s2 2p6 6 2 8 8 और 2 10। अब देखो 2p तो फुलफिल है, 2p के बाद कौन सा आएगा 3s लिख दो, एक बचा तो ये हो गया 3s1 सिंपल आपका। सोडियम के बाद ऐसे ही आपका आएगा बेटा कौन मैग्नीशियम आएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहीं कर देंगे फिर इसको एडजस्ट। ठीक है, देखो सोडियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, पूरा सेम एज इट इज यहां तक एज इट इज ले लो पहले 1s2 2s2 2p6 बस 6 2 8 8 और 2 10, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो s में तो यहां पे एक भरा था, एक और भर सकते हैं तो क्या हो गया 3s2 बन गया सिंपल। सपोज दैट इसके बाद आ गया एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 फुलफिल हो गया, 3s के बाद अब क्या आएगा 3p, तो आंसर क्या हो गया इसका 3s2 3p1 हो गया। मैं इसके बाद बात करूं सिलिकॉन की, तो अब देखो p में 1 है ना, अब p 1 से शुरू हो गया और 6 जब तक पूरे नहीं होंगे इसी में बढ़ते रहेंगे। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो गया। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका फॉस्फोरस, 15 एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बस 3p2 की जगह कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 3p3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, कितना बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p कितना हो जाएगा अब की बार 4 हो जाएगा। ठीक है, काउंट करते रहो चाहे 6 2 8 2 10 2 12 4 16 इस तरीके से। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 सब कुछ सेम, बस 3p4 की जगह 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 की जगह 3p5 आएगा। आर्गन ले लो बेटा, एटॉमिक नंबर कितना 18 आ गया, कितना बनेगा 1s2 2s2 2p6 फिर उसके बाद 3s2 3p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो गया। अब 3p भी 6 हो गया मतलब 6 मैक्सिमम हो गए, तो 3p के बाद देख लो अब कौन सा आएगा 4s। पोटेशियम की अगर बात करूं एटॉमिक नंबर 19 होता है, क्या बनाओगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 फिर उसके बाद 3s2 3p6 18 हो गए बेटा, 6 2 8 8 6 14 14 4 18। अब कितना आएगा 4s और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। कैल्शियम ले लो, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 20, कितना कॉन्फ़िगरेशन पूरा सेम, बस 4s1 की जगह 4s2 क्योंकि s में कम से कम एक ज्यादा से ज्यादा 2, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 और 4s2, ये बन गया आपका। 4s भी फुलफिल हो गया। अब 4s के बाद कौन आ जाएगा 3d, तो 21 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जरा इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, देखिए तो सबसे पहले मेरा आता है स्कैंडियम बेटा, तो इसका एटॉमिक नंबर 21 है, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट और बता देता हूं, शॉर्टकट बट आप यूज कम करने की कोशिश करना, बस ये है कि थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी। ये देख रहे हो इतना पार्ट, ये इतना वाला, इतना जो पार्ट है ये पार्ट बेटा आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, इतना जो है आर्गन का। तो बेटा मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे आर्गन 18 3d1, कोई बुराई नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है। अब देखो डी में कम से कम तो 1 हो गया और ज्यादा से ज्यादा कितने हो गए 10, तो अब बढ़ाते रहेंगे ऐसे। स्कैंडियम के बाद आपका था टिटेनियम 22, अब बार बार इतना बढ़ाना लिख के ये लिखूंगा बेटा मैं, आर्गन 18 क्या बन जाएगा 3d2। फिर इसके बाद क्या आएगा वेनेडियम 23, क्या बनेगा आर्गन 18
और क्या आएगा आपका 3d2 की जगह 3d3। फिर उसके बाद क्रोमियम आएगा। हाँ मजा आ गया, यहीं से तो शुरू होगी कहानी असली है। देखो जरा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24, तो क्या बनेगा Ar18। Ar18 अच्छा 4s2 रह गया, सॉरी 4s2 इंक्लूड नहीं करना था बेटा उसमें, क्योंकि आर्गन का 18 है खाली। यहाँ ये 4s2 ले लेना, ये भी 4s2, ठीक है, ये इतने को लिखते हैं खाली, ठीक है। तो ये Ar18 हो गया। अब यहाँ क्या काम करना है आपको, अगेन अगर मैं लिखता हूँ इसके हिसाब से तो ये बनेगा 4s2 3d4। बट ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये वाला, अगर देखा जाए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अच्छा सॉरी एक मिनट, इसको ठीक कर लो, एक मिनट बस। यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। चलिए क्या अब यहाँ जो बात आ रही है वो ये आ रही है, मैंने स्टार लगा देना क्रोमियम पे, देखो ध्यान से। तो क्रोमियम कहीं ना कहीं बेटा दो हमारे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है जो एक्सेप्शनल केस शो करता है। कौन कौन सा, एक तो क्रोमियम का जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, और एक कॉपर का जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 29। तो ये दोनों मुझे आपसे डिस्कस करने थे, सो दैट्स व्हाई मैं एक इतना लंबा रास्ता फॉलो करके आया 1 से लेकर 24 तक। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने क्रोमियम को, क्रोमियम में क्या एक्सेप्शनल केस है। ध्यान से देखिएगा जरा बेटा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और कॉन्फ़िगरेशन बनाया मैंने इसका Ar18 4s2 3d4। बेटा मैं इसके अगर ग्राउंड स्टेट में ये ऑर्बिटल्स की टर्म्स में बनाता हूं कॉन्फ़िगरेशन, तो ये मेरा क्या बनेगा देखना ध्यान से। 4s लिया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। 3d की अगर मैं आपसे बात करूं तो d में कितने होते हैं बेटा 5 होते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 5, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 1 4, ऐसे दिखा दिया। अब एक थ्योरी आती है, थ्योरी छोटी सी आ जाती है कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का तो उस कंडीशन में आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा या एटम होगा वो कैसा होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। कि सर ये सिमेट्रिकल का मतलब क्या, पहले अब ये बता दो जरा भाई। सिमेट्रिकल का मतलब ये है, ध्यान से देखना, इधर देखो साइड में, कि p सबशेल थी, उसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे, 3 थे, 1 2 3। d में कितने हैं कि सर d में 5 आ रहे हैं, ऐसे 1 2 3 4 5। f में कितने आ रहे हैं बेटा, 7 आ रहे हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। सवाल यह सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है। देखो सिमेट्रिकल का मतलब है कि यहां p सबशेल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, कि या तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो और या तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन। कि सर मतलब यही तो हुआ कि या तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तीनों को, या तीनों को कितने मिल जाए, 2 मिल जाए। मतलब 2 कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हो सर आप, कि एक तो आप कह रहे हो कौन सा वाला p3, अगर एक एक मिला तो p3 बनेगा, और 2 मिले तो क्या बनेगा p6। सेम फॉर द d ऑल्सो, d में अगर एक एक देते हो सबको तो क्या बनेगा d5, 5 है ना, और 2 दिए तो कितना बनेगा d10। और f में भी ऐसी सेम बनेगा कि एक एक दिया तो f7 और 2 दिए तो f14। क्या मतलब है सर इनका, बेटा अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी के अंदर तो उसे बोलते हैं हाफ फिल्ड। क्या बोलते हैं, हाफ फिल्ड। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं बेटा फुल फिल्ड। की मतलब ये बेटा p में एक एक भरा तो कितना बना p3, d में एक एक भरा कितना बना d5, f में एक एक भरा क्या बना f7, यही तो बना। फुलफिल्ड की अगर बात करूं तो ये क्या बनेगा p6 d10 और क्या बनेगा f14 बनेगा, 2 भर दिए तो ये जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान है, कि या तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या एटॉमिक ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो, तो उस कंडीशन में वो ज्यादा स्टेबल होगा। और ज्यादा स्टेबल तो आपको ही पता है, हमेशा सभी ये चाहते हैं कि स्टेबल रहूं। तो क्रोमियम के केस में भी कुछ ऐसा ही है। ग्राउंड स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है हम उसमें क्या देख रहे हैं कि ना तो ये हाफ फिल्ड है ना ये फुल फिल्ड है, लेकिन हाँ एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि सर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इस 4s में से जंप करा के यहां अगर भेज दो 3d में, तो देखना सर जरा कुछ ऐसा ना हो जाएगा। कैसा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे गया तो वो बेटा कौन सी स्टेट बनी, एक्साइटेड स्टेट। तो अगर ध्यान से देखें, एक इलेक्ट्रॉन 4s में से जंप करके चला गया, जाने के बाद यहां कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। और 3d की अगर बात करूं तो ये कितना हो गया बेटा, 1
2 3 4 5 कि सर ये तो D5 बन गया। और D5 कैसा कॉन्फ़िगरेशन है सर कि सर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और हाफ फिल्ड कैसे वाला होता है सर कि स्टेबल होता है। कि सर अगर ये स्टेबल है तो वाई वी राइट D4 कि सर हम D4 क्यों लिख रहे हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल मत लिखो कि सर अब क्या लिखे तो कॉन्फ़िगरेशन बेटा कुछ ये लिखो कि क्रोमियम 24 और कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 तो सेम ही रहेगा। 4s में एक इलेक्ट्रॉन बचा 4s1 और 3d में कितना आ गया 5। सो दिस इज द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि पहले वाला स्टेबल नहीं था। स्टेबल नहीं था तो स्टेबल किया कैसे किया कि सर 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के कहां भेज दिया 3d में। भेजने के बाद में यहां d ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। ये 5 कैसा हो गया हाफ फिल्ड हो गया। और मैंने अभी बताया कि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाले सिमेट्रिकल होते हैं और जो सिमेट्रिकल होगा वो कैसा होगा मोस्ट स्टेबल होगा। तो स्टेबल हो गया, सभी स्टेबल होना चाहते हैं तो क्रोमियम ने भी यही काम करा और एक इलेक्ट्रॉन अपना जंप कराया 4s में से 3d में भेज के क्या बना लिया कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। तो अगर पेपर पूछता है कि बताओ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा तो आपका आंसर होगा बेटा आर्गन 18 4s1 3d5। दिस इज द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अब यही एक्सेप्शनल केस है, एक कॉपर और दूसरा क्रोमियम, बाकी हर जगह पे ये कंडीशन भी हम यूज नहीं करने वाले। ठीक है, अभी आपने देख लिया किसका बेटा, ये किसका देखा है आपने, क्रोमियम का देखा है। मैं आपको जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन दिखाने वाला हूं वो दिखाने वाला हूं बेटा किसका, सेम बिल्कुल ऐसा ही कॉपर का। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा कॉपर का। मैं कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 29। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका जो बनना चाहिए एक्चुअल में ये बनना चाहिए आर्गन 18 4s2 3d9। तो अगर इसकी ग्राउंड स्टेट बेटा बनाते हैं, अगर इसकी ग्राउंड स्टेट बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे कि 4s लिया सर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2। फिर क्या लिया बेटा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन लिए 9 कैसे, ऐसे ऐसे 1 2 सॉरी ऐसे नहीं भरना है, याद है ना कैसे भरना है सर, पहले सबको एक एक देना है ऐसे करके। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, रूल्स रूल के अकॉर्डिंग। 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है बेटा। अब कहानी अगेन वही कि सर ये D9 है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ना कहीं से तो ये फुल फील्ड स्टेबल हो जाएगा। मैंने कहा भाई दे दो, कैसे देना है कि सर जंप कराओगे आप। तो मैंने कहा कहां से कि सर 4s से। एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करा के यहां भेजा, तो भेजने के बाद जो मेरी नई स्टेट बनी बेटा, कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो क्या बनाओगे बेटा इसमें कि सर 4s में तो अब रह गया एक इलेक्ट्रॉन और 3d में बेटा कितना हो गया 9 नहीं रहे, अब कितने हो गए 10। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब ये D10 बन गया बेटा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन गया D10। तो D10 हमारा कैसा होता है फुल फील्ड स्टेबल। कैसा होता है बेटा फुल फील्ड स्टेबल मैक्सिमम। अब फुल फील्ड वाला स्टेबल हो गया तो वाई वी राइट 4s2 3d9। सो व्हाट अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर नाउ, क्या बनेगा, ये बनेगा सर कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना है आपने Ar18, 4s में 1 बचा और 3d में 10 आ गया, सो 3d 10 हो गया। इस तरीके से ये एक्सेप्शनल केसेस थे। किसका, एक तो 4s का और एक किसका था आपका, सॉरी कॉपर का, और दूसरा किसका था क्रोमियम का था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया अगर दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। और किस तरीके से पूछे जाते हैं आइए देखते हैं जरा ध्यान से। और देखिए इनके ऊपर सवाल कैसे बनता है। क्वेश्चन आया कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +2 एंड Cr+3। ऐसे आता है कॉपर +2 और Cr+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो बेटा मुझे पता है मेरे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24, कॉपर का कितना है 29 है। तो पहले हम कैटायन का ना बना के इन्हीं का बनाएंगे। तो क्या बनाओगे कॉपर का, अभी बताया था आर्गन 18, दोनों ही एक्सेप्शनल केस है ना। तो 4s में कितना रखना है 1 रखना है और यहां क्या आएगा 3d में 5। यहां भी कुछ ऐसी अभी बताया कि आर्गन में 18 रखना है और 4s1 ये क्या रखना है आपको 3d 10 रखना है। अब देखो प्लस आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो मैं अगर Cr+2 की आपसे बात करूं
Cr+2 की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां से तो मैं छेड़खानी करूंगा नहीं, आर्गन 18 एज इट इज रखना आपको। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है, सॉरी 3 निकालने, क्रोमियम पे +3 दिया ना, सॉरी, चल 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो 3 कैसे निकालूंगा? ऐसे थोड़े ना मनमर्जी कहीं से भी निकाल दूंगा भाई। निकालने का तरीका क्या है? ये कोई भी एटम लिया आपने, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा सेल, 4 सेल है, मतलब कहां से निकालोगे? सबसे यहां भी इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट हर जगह इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और एक ये 4 है ना, ये इलेक्ट्रॉन है आपके। तो कहां से निकालना पसंद करोगे कि सर जहां से आराम से निकल जाए? आराम से कहां से निकलेगा? सबसे बाहर वाली सेल, मतलब 4th सेल, 3rd सेल, 2nd सेल, 1st सेल। कहां से निकालोगे आराम से? कि सर 4 से निकालूंगा, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। कि सर ठीक है, ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल ऐसे करना है। अब देखो चौथी सेल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो सबसे पहले कहां से निकालोगे बेटा? 4s में से। एक गया 4s में से, तो 4s तो बिल्कुल खत्म ही हो गया आपका। और 2 और निकालने, तो 2 कहां से निकालोगे? 3d में से, तो 2 यहां से निकाल दो, कितने बचेंगे? 3। तो क्या बनेगा? Ar18 3d3। देखो कितना आसान है, निकल गए। 3 निकालने थे, एक 4s में से, फिर 3d में से। हमेशा याद रखना निकालने का तरीका क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन निकालने का, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s में से, उसके बाद कहां से निकलेगा? 3d में से। सो कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा Cr+3 का, वो बनेगा आपका Ar18 3d3 बनेगा। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है मेरे पास बेटा कॉपर+2। हाँ, अब आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, आर्गन 18, 4s1 3d10। कि सर अब तो खेल बन जाएगा। मैंने कहा कैसे? कि सर एक निकालो 4s में से, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, और एक निकालो 3d में से, तो कितना बन गया? कि सर आर्गन 18 और ये आपका बन गया 3d9। ये देखो कितना आसान जिसे कहते हैं। क्लियर हुआ? हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेबल आपको समझ में आ गया होगा। एक इसी में कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज एनर्जी का, कि जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो उसका मतलब ये है कि सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपस में एक्सचेंज करें, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को लाइक क्लॉकवाइज वाले को क्लॉकवाइज से अगर एक्सचेंज करें किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, तो जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे ना उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और D5 के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं, और दैट्स व्हाई उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा या कम है? तो उसका तरीका एक्सचेंज पता लगा लो बस आप। और एक्सचेंज कैसे पता लगाने, वो देख लो ध्यान से, है ना, दिया हुआ, इसलिए मैं आपको बता देता हूं एक्सचेंज एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो एक्सचेंज कैसे निकालना है? एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज कितने हो सकते हैं ये कैसे निकालेंगे? इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, n-1 डिवाइडेड बाय 2, वेयर हाँ n क्या है हमारा? n है हमारा नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि D5 की अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें कितने एक्सचेंज हो सकते हैं? देखो D5 मैंने ऐसे बना लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने एक्सचेंज पॉसिबल है देखना जरा। कि सर पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे से एक्सचेंज कर लो, बिल्कुल कर लो। पहला वाला तीसरे से कर लो, बिल्कुल कर लिया। पहला वाला 4th से कर लिया, कर लिया। पहला वाला किससे कर लिया? 5th से। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने से एक्सचेंज हो सकता है? 1 2 3 4 से, 4 हो गया। मैंने एक बात बोली थी, ध्यान से सुन लेना, कि सेम स्पिन, क्लॉकवाइज वाले क्लॉकवाइज से, एंटी क्लॉकवाइज वाले एंटी क्लॉकवाइज से। ठीक है, पहला हो गया। फिर उसके बाद दूसरा एक्सचेंज कैसे होगा? कि सर दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले से तो एक्सचेंज हो चुका, अब एक बार इससे कर लो, तीसरे से, फिर 4th से कर लो, फिर इससे कर लो। कितने एक्सचेंज हुए टोटल? 3 हुए, 4 और 3 7। आगे देखो जरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे से हो गया, पहले से हो गया, सर 4th से कर लो और एक 5th से कर लो, ये लो, 2 हो गए टोटल एक्सचेंज। ठीक, और एक एक्सचेंज किससे कर सकते हो आप? इससे कर सकते हो, 4th वाले को 5th वाले से। टोटल कितने एक्सचेंज हो गए? 1 हुआ खाली। तो 4 3 7, 7 2 9 और एक कितना हो गया? 10। 10 एक्सचेंज आए, और जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सीधी सीधी बात याद कर लो। ये तो ऐसा आया निकल के, इस फॉर्मूले से भी 10 ही आएंगे निकल के। कैसे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 लगा के देखना जरा फॉर्मूला। 5 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा कितना हो गया? 4, 5 2 जा 10। 10 एक्सचेंज, 10 एक्सचेंज। समझ में आ गया होगा शायद आपको। सपोज करो D5 की जगह आ जाए D6, देखना जरा। अब पूछ ले, बताओ D6 D5 में कौन ज्यादा स्टेबल है? कि सर एक्सचेंज पता लगा लूंगा मैं तो 2 मिनट में। मैंने कहा D6 के लिए क्या बनाएगा? तो आप कहोगे ऐसे, D6 है सर, ये लो, 1 2 3 4 5, तो 1 2
3 4 5 और एक 6। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। सिंगल वालों को अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसके एक्सचेंज निकाल लो जरा, n-1 डिवाइडेड बाय 2। 4 अनपेड है, 4-1 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा कितना हो गया? ये 4 हो गया, और 2 3 जा कितना आएगा? 6। कम आ रहे हैं एक्सचेंज, तो D6 की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। किसके कंपेयर में? D5 के कंपेयर में। तो यह एक आसान सा तरीका था कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब घर नहीं, क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन देखने के बाद में हो सकता है आपको चीजें और क्लियर हो जाए। देखिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बन जाओ करोड़पति, जल्दी से बन जाओ, पक्का बनोगे अगर पढ़ोगे लिखोगे, है ना। अगर आप पे ट्रक और बस नहीं चलते तो, है ना। होता क्या है ना भाई, एजुकेशन जो है, एजुकेशन, एक बात समझो, पढ़ाई लिखाई क्यों, है ना, कोई और ऑप्शन क्यों नहीं। पेरेंट्स क्या काम करते हैं? जैसे बच्चा 3.5-4 साल का होगा, 5 साल का होगा, तुरंत फटाफट से कंधे पे बैग टांग के स्कूल में भेज देते हैं। कारण क्या है उसका पता है आपको? है पता है ना। उसका एक ही कारण है बस, उनका मानना यह है कि एजुकेशन ही एक ऐसा, मतलब ये मान के चलते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, और है भी तो वहां सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज सीट्स ज्यादा रहेंगी। सीट्स क्या रहेंगी? ज्यादा रहेंगी। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे भी, समझना ध्यान से जरा। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, चीजें बहुत सारी क्लियर होंगी। तो पहला सवाल जो है आज का वो ये है बेटा, when 4f level of an atom, when 4f level of an atom is completely filled with electron, the next electron will be entering। सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि बताओ 4f के बाद में, बताओ 4f के बाद में इन चारों में से कौन सा एनर्जी लेवल आएगा। कि सर ये तो बहुत ही आसान है, निकाल सकते हो आप। कैसे? 4f के लिए बेटा पहले निकाल दो n+l। कैसे? ऐसे भाई, n की वैल्यू अगर बात करी जाए यहाँ पे कितनी होगी? 4, प्लस l की वैल्यू क्या होगी? 3, 4 + 3 कितना आ गया? 7। दूसरा वाला क्या दिया हुआ है? 5s, कितना होगा बेटा? 5 + 0 कितना आ गया? 5 आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ है? 6s, 6s मतलब 6 + 0 कितना आ गया? 6। अगला क्या दिया हुआ है? 5p, 5p मतलब कितना हो गया? 5 प्लस कितना बेटा? 5 + 1 कितना आ गया? 6। कि बताओ इनमें से अगर 4f का एनर्जी लेवल पूरी तरीके से फिल्ड है तो बताओ आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे? बताइए, आसान सवाल बिल्कुल। 4f के लिए आपने निकाला, n+l कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 5s की बात करी जाए, 5 + 0 कितना आ रहा है आपका? 5 आ रहा है। 6s की बात करी जाए, 6 + 0 कितना आ रहा है आपका? 6 आ रहा है। और 5p की बात करी जाए, 5 + 1 आपका कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो n+l रूल क्या कहता है कि आपका जिसका जितना ज्यादा, मतलब जिसका एनर्जी लेवल कम होगा, जिसका एनर्जी लेवल कम होगा उसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा पहले, और जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा उसको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन बाद में। तो देख लो जरा, 4f के बाद कहां एंटर कराना पसंद करोगे आप? 4f के बाद आप कहां एंटर कराना पसंद करोगे? सीधा सा आंसर बताइए जरा, क्या लगाओगे आप? देखिए यहां अगर मैं आपसे बात करूं 5s, तो 5s को तो आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? 6s। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? 5p दिया हुआ है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसकी जगह ये भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? याद करो, SSP, SPS, और क्या बताया था कि सर 2 बार DPS और 2 ही बार क्या बताया था आपने? FDPS। ऐसे भी लगा सकते हो अगर दिक्कत आ रही है तो। 4f, ये 4 5 6 7, फिर ये 5 6 7 8। 4f के बाद देखो आपका आंसर क्या आ रहा है? 5D आ रहा है। सॉरी, ओहो, जब भी आंसर नहीं आ रहा आपका, मैंने क्या लिया? 5p ले लिया, 5d नहीं लिया। अच्छा 5s 6s, ठीक है, 5d नहीं लिया। एक ऑप्शन चूक रहा था, मैं भी तो जब भी कह रहा था। हाँ सर लंबा जा रहे हो। अरे छोटा ही जाएंगे मेरे भाई, टेंशन मत लो आप। ये लो, ये खत्म करते हैं इसको। ये वाला ऑप्शन देखो, 5d वाला चेक ही नहीं करा हमने। 5d देखो जरा, 5 + d के लिए कितना होता है बेटा? 2 होता है ना। तो d कितना हो गया? 7 हो गया। देखो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। 5s के लिए n+l कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। 6s के लिए कितना आ रहा है? 6। और 5p के लिए भी कितना आ रहा है? 6। और 5d के लिए आ रहा है 7। तो बेटा कम वाले में तो भरेंगे ही नहीं गलती से भी। 4f के बाद उससे हायर वाला चाहिए ना, तो इन्हें तो तीनों को भूल जाओ आप, पॉसिबल ही नहीं है। 7 है क्योंकि छोटे नंबर है।
ये इसके बराबर है। बराबर के साथ साथ मैंने ये बताया था आपको कि अगर कभी भी किन्हीं भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आती है, सो उस कंडीशन में फेवर किसको करना है, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो इसका आंसर बेटा जी आपका हो जाएगा कौन सा, 5D हो जाएगा। बात समझो ध्यान से। 4s के बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कराओगे, तो वहां एंटर कराओगे जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, किससे, 4f से। किसका ज्यादा होगा, उसका ज्यादा होगा जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी। कि सर अगर n प्लस एल भी सेम आ गया तो उस कंडीशन में जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा, उसके लिए फिल करोगे आप। जैसे 5s के लिए 5 आया, 6s के लिए 6 आया, 5t के लिए 6 आया, ये तो भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, क्योंकि 7 से सारे के सारे छोटे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, 5D। और 5D ही क्यों हुआ, क्योंकि 7 आया उसके साथ साथ इसके लिए n की वैल्यू 5 आ रही है जो कि इससे बड़ी है। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज 5D। इस तरीके से फिल करना आपको। अगला सवाल देखते हैं, चलिए चला। टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस ऑफ सब लेवल इन nth ऑर्बिट। कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है किसी भी मैक्सिमम शेल के लिए। जैसे सपोज करो मेरे पास n शेल है, कितनी शेल है, n शेल। तो बताओ कितने ऑर्बिटल होंगे, तो बताओ कितने ऑर्बिटल होंगे। ओरिएंटेशन का मतलब वही है, जैसे पहली शेल है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, n शेल तो ऑर्बिटल बेटा जी n स्क्वायर। जैसे एक शेल है तो कितने ऑर्बिटल, 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 1। 2 शेल 2 का स्क्वायर कर दो, कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा, 4 हो गए। 3 शेल 3 का स्क्वायर कर दो, कितने ऑर्बिटल हो गए, 9 हो गए। 4 शेल तो 4 का स्क्वायर कर दो, कितने ऑर्बिटल हो गए, 16। तो करेक्ट ऑप्शन इज बेटा n स्क्वायर। हमेशा याद रखो nth ऑर्बिट के अंदर, nth शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, n स्क्वायर। हमेशा कितने होंगे, n स्क्वायर। और मैंने बताया भी था आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था कि फर्स्ट शेल में 1 होगा, सेकंड में 4 होंगे। 4 कौन कौन से होंगे, एक s का हो गया, एक s का हो गया, और 3 किसके हो गए बेटा जी, p के हो गए। ये लो आप, सिंपल जिसे कहते हैं। अगला सवाल देखिए जरा। Which of the following is isoelectronic with carbon atom? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है सर जी, आइसो का मतलब होता बेटा जी सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीसीज डिफरेंट एटम्स की जिसमें क्या प्रेजेंट हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कार्बन की बात करूं एटॉमिक नंबर 6, n प्लस समझो। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है बेटा इसका 7, प्लस का मतलब एक लूज कर दिया, कितना बचा 6। O2 माइनस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो 8 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया 10। अपोजिट करना है, सेम नहीं करना। सोडियम की अगर ऊपर दिया हुआ है प्लस, एटॉमिक नंबर एक्चुअल में 11, 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, कितने बचे 10। Al+3 एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13, प्लस 3 का मतलब 3 लूज कर गया, कितने बचे 10। कि सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इनमें से जो मैच कर रहा है किसको, 6 को, कौन पढ़ रहा है n+। तो आंसर क्या हो गया इसका बेटा, n पॉजिटिव इज द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा सुनना ध्यान से, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब है ऐसी स्पीसीज जिसमें प्रेजेंट हो बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम का मतलब एक जैसे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इन चारों में से कौन ऐसा है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 निकाल दिए मैंने। कैसे निकाले, n का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, प्लस का मतलब एक लूज करा है, कम हो गया ना एक, तो 7 में से एक गया, कितना बचेगा 6। मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 8, -2 का मतलब 2 गेन करे हैं, तो कितना हो गया 10। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, +1 का मतलब एक लूज करा, 10 बचे। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, +3 का मतलब 3 लूज करे, कितने बचे 10। तो 6 किस मारे n+ में, तो इसलिए इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, n+ हो जाएगा। आसान सवाल है, आ जाता है पेपर में कभी कभी। चलिए अगला सवाल देखो। विच इज नॉट परमिसिबल सबसेल। अरे भैया कितना आसान सवाल है, इसे तो मैं ही मुझे करना पड़ेगा भैया, आप गलत निकाल के रख दो फिर क्या पता लग रहा है आपका। चलो 3s के लिए देख लो जरा, n की वैल्यू कितनी बेटा 3, और l की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 0। 6p की बात करूं, n की वैल्यू कितनी होगी 6, और l की वैल्यू क्या होगी इसके लिए 1 होगी, ठीक है। 4f की बात करूं, n की वैल्यू कितनी होगी 4, और f के लिए l की वैल्यू 3। 2d की बात करूं, n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2, और l की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए
एल की वैल्यू होगी सर इसके लिए ये लो 2, और n बराबर l नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि l की वैल्यू होती है 0 से n-1, मतलब हमेशा एक छोटा रहेगा कि n अगर 2 है तो l क्या होना चाहिए? 1। तो ये तो फॉलो नहीं करी कंडीशन को, ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, और ये भी फॉलो कर रहा है, तो ये तीनों तो सही हैं, ये वाला सही नहीं है। सो 2D इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, सब शेल हमेशा किसके बराबर होगा? L इक्वल टू 0 टू n-1 के। अब n की वैल्यू आप चेक कर लो, मतलब एक कम होना चाहिए हमेशा। अब एक कम तो ऐसे होगा ना, 2D के लिए अगर L की वैल्यू मैंने ली 2 तो गलत हो गया ना, दोनों बराबर हो गए, बराबर होंगे नहीं कभी भी, हमेशा एक कम। 4F में देखो 4 और 3 मतलब ये सही है, 6 1 ये भी सही है, 3 0 ये भी सही है, लेकिन वो वाला सही नहीं है, तो इन्होंने पूछा नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए जल्दी से। The atomic number of element having maximum number of unpaired 3p इलेक्ट्रॉन। बताओ चारों एटॉमिक नंबर में से किसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3p के अंदर? बड़ा आसान सा सवाल। देखिए जरा, शुरुआत करते हैं 8 से। 8 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p4, इसमें तो है ही नहीं 3p। 12 10 पे आ जाओ जरा, 10 ऐसे छोटा। 1s2 2s2 कितना बेटा? 2p6। चलो हटाओ, इसे भी 3p इसमें भी नहीं है। कितना आसान हो रहा देखो। 12 की बात कर लो, 1s2 2s2 कितना होगा? 2p6, फिर इसके बाद आ गया 3s2, इसमें भी 3p नहीं है। ये सर अब क्या कहना चाह रहे हो? मैं यही तो कहना चाह रहा था बेटा, 15 हो जाएगा इसका आंसर सीधा सीधा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और कितना हो गया? 3p3। 3 2 5 6 5 11 4 15 और 3p में 3 अनपेयर्ड आ गए। कैसा? देखो ऐसे 1 2 3। अब ये तीनों क्यों नहीं थे भैया? इन तीनों में तो 3p था भी नहीं, कहीं पे देख लो है कहीं 2p आ रहा है। क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? 3p की। 3p इसमें आ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाकी ये तीनों कैसे हो गए? गलत। समझ में आ गया होगा? ऐसा मान के चल रहे हैं। देखिए समझ में आ गया होगा, ऐसा मान के क्यों चल रहे हैं, गारंटी थोड़ा ना भाई, जरूरी नहीं है। देखो मेरा पढ़ाया हुआ सबको समझ में आ रहा हो, मैं ये कहता ही नहीं कभी भी। भगवान से भी दुखी है कुछ लोग, कह देना ये मेरे साथ भगवान ने बहुत गलत करा। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक टीचर सभी बच्चों को सेटिस्फाइड कर पाए, है ना। सब हो सकता है सभी को मेथोडोलॉजी डिफरेंट पसंद हो, किसी को किसी का समझ में आ रहा है, किसी को किसी का समझ में आ रहा है, बट लेकिन मेरा हमेशा कहना यही है, प्लीज़ पढ़ाई करें किसी भी तरह से करें, चाहे, है ना। समझ में आ रहा है अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो क्या करना है? दूसरा ट्राई करना है। नहीं होता ऐसे भाई, सपोज करो बीमारी हो गई कोई, भगवान ना करे किसी को हो, तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। जाने के बाद दवाई ली, आराम लग गया, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। नहीं लगा आराम, दूसरा डॉक्टर ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि बीमारी तो खत्म करनी है ना। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, पढ़ाई तो करनी है, चाहे किसी का भी मेथड पकड़ लो, आप एक मेथोडोलॉजी चूज कर लो जिसका मन करे उसका, तो पढ़ाई शुरू करो। नहीं करते हो तो देख लो, आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। लाइक आपके पास कोई ऐसा टैलेंट जरूर हो कि जिससे आप अपने आप को आगे बढ़ा सको। नहीं है तो ये दुनिया का सबसे आसान काम है मेरी नज़रों में, इससे आसान कुछ नहीं है। चाहे आप कोई भी अदर सपोज कर लीजिए, क्रिकेट ले लो, चाहे आप डांस ले लो, सिंगिंग ले लो, ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे इससे ज़्यादा, जिसे कहते हैं। और सक्सेसफुल होने के चांसेस वो आपको ही पता है, बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर सेलेक्ट होते हैं 16। यहाँ कोई फिक्स नहीं है एजुकेशन में कि 16 ही सेलेक्ट होंगे, 16 करोड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, सपोज करो आप कबड्डी के प्लेयर हैं, तो कबड्डी प्लेयर बनना इतना आसान नहीं है भाई साहब, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपके पास अगर कोई अदर टैलेंट नहीं है तो ये बेटा ऐसा फील्ड है जो आपको आगे बढ़ा सकता है बहुत ईजीली। पढ़ाई करो और पढ़ाई मन लगा के करो, दिखाने के लिए नहीं कि 2 घंटा पढ़ लिया, आप 2 घंटे दिखा रहे किताब खोल के, तो माँ बाप देख रहे कि देखो 2 घंटा पढ़ाई कर रहे, ऐसे नहीं पढ़ना। 30 मिनट पढ़ो पर मन से पढ़ो, जिसे कहते हैं। क्लास 11th का बच्चा है बेटा, आप खुद डिसाइड करोगे मुझे फ्यूचर में क्या करना है, हम डिसाइड नहीं करेंगे। जिस चीज़ को करके आपको रिलैक्स मिलता हो उस चीज़ को करो। अब ये नहीं है कि रिलैक्स इंस्टाग्राम चला के मिलेगा तो इंस्टाग्राम चलाओगे, नहीं। कहने का मतलब अपने फ्यूचर को जरूर देखें और पढ़ाई उसी के हिसाब से करें। जोर दबाव में आके पढ़ाई ना करें, ना किसी को दिखाने के लिए करें। बस किसके लिए पढ़ना है? अपने लिए पढ़ना है, अपने आप को सुधारना है आगे के लिए, अपनी लाइफ बनानी है, मेरी नहीं बनानी भैया। ठीक है, चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। Which of the following element has least number of electron in its m shell? m का मतलब समझते हो ना, KLM। K मतलब n = 1 हो गया,
L मतलब क्या हो गया बेटा जी, n इक्वल टू 2 हो गया, m मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया। बनाते हैं जरा कन्फिग्रेशन और करते हैं इसको सही सेट एकदम के मतलब पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 पहला हो गया। दूसरा मैग्नीज मेरे पास है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 बेटा जी और 3d5 ये हो गया। निकिल की अगर बात करी जाए, निकिल की अगर बात करी जाए एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका बेटा 20 फिकोनी 28 हो गया, ठीक है पूरा सेम रहेगा एज इट इज, लास्ट में 3d8 हो जाएगा। स्कैंडियम की बात करी जाए एटॉमिक नंबर 21 सब कुछ सेम रहेगा, बस 3d1 हो जाएगा। सवाल पूछ रहा है कि बताओ किस एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम नहीं सॉरी लीस्ट कम सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन सी सेल में, एम सेल। और एम सेल हमारी बेटा जी कौन सी होती है, थर्ड। तो थर्ड सेल ढूंढते हैं जरा, देखो थर्ड सेल यहां पे ये हो गई एक, तो यहां थर्ड ये वाली हो गई बेटा, यहां भी यही वाली हो गई, ठीक है। अच्छा ऐसे कैसे हो गई सर, ये भी तो है ये भी है, तो यहां भी 3s2 3p6 ही आएगा और यहां भी 3s2 3p6, मतलब ये भी हो गया और ये भी। काउंट कर लेता है 6 और 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम में थर्ड शेल में। मैग्नीज में कितने बेटा 6 2 8 8 5 13 हो गए, और इसमें निकिल में कितने 6 2 8 8 और 8 कितने हो गए 16, और स्कैंडियम में 6 2 8 8 और 1 9। देख लो आंसर क्या हो रहा है, पोटेशियम इसका करेक्ट, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। देखिए इतने आसान सवाल है, बहुत आसान जिसे कहते हैं, आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ सवाल आप बहुत इजीली कर सकते हो, मुझसे पहले भी कर सकते हो, तो इसलिए मुझे तो कराने में तो सिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो मैं देखो बार बार कन्फिगरेशन में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सो दैट्स व्हाई कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम कवर हो सके। आगे सवाल है Mg+2 आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद, हाँ कितना आसान कि Mg+2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा किसके साथ में, मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Mg+2 मतलब मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 +2 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 10 इन चारों में से किसके पास है, कॉपर +2 नहीं हो सकता, एटॉमिक नंबर 29, जिंक भी नहीं हो सकता 30 होता है, क्योंकि कैल्शियम भी नहीं हो सकता 20 होता है। हाँ ये जरूर हो सकता है बिकॉज सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 11 होता है, प्लस लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, कितना आ गए 10, दोनों में सेम हो गए, इसका आंसर हो गया Na+। इस तरीके से निकालना है आपको, सिंपल सवाल और 1 नंबर अगर स्कूल में आया तो। चलिए सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, तो ये लो मैग्नीज आपका ये रहा, और इसका एटॉमिक नंबर 25 है, कॉन्फ़िगरेशन है इसका Ar18 4s2 3d5, ठीक है। अब बनाते 1 बाय 1, Mn+5 दिया हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो अभी बताया था सबसे पहले कहां से निकालोगे, 4s से निकालोगे, यहीं से 5 निकालोगे तो कैसे बनेगा, Ar18 क्या बनेगा बेटा 2, और वहां से गए 3d2, कितने अनपेड बचे 2 अनपेड, 5 3 4 5, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉनिक तो है खाली, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है Mn+3, तो +3 के लिए कैसे बनाओगे बेटा, Ar18 कैसे निकालोगे, 2 गए 4s में से, 1 गया 3d में से, कितना बचेगा 3d4, तो ये बना लो अगेन, ये लो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 और 1 4, ये बन गया सिंपल। Mn+4 पे आ जाओ जरा, +4 की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कैसे जाएंगे, 2 गए 4s में से, 2 गए 3d में से, तो यहाँ कितना बचेगा 3d3। ओ भैया जवाब आ गया, सपने आ रहे हैं मुझे ऐसे, अरे सर कितना सॉल्व करोगे, हो गया बस, छोड़ दो 3 है तो बेटा इसमें 3 Mn+4 में हो गए, इसमें कितने हो गए 4 हो गए, ऊपर वाले में कितने हो गए 2 हो गए, और मैग्नीज में कितने भैया 5 हो गए। कह रहा है हाईएस्ट किस में होंगे सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा तो सर जी इसमें ही होंगे 3d वाले में, 5 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5। सो करेक्ट ऑप्शन बेटा इसका क्या हो गया मैग्नीज, 5 2 4 3, इस तरीके से निकालना था। अगला सवाल देखिए जरा, विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू ऑफबाउ प्रिंसिपल, हाउबाउ है, हाउबाउ नहीं ऑफबाउ, ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है भाई पता ना आपको, ऑफबाउ प्रिंसिपल इनमें से कौन सा ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है याद करो जरा। ऑफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि भाई आप ऑर्बिटल्स, किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिटल्स को आप फिल कर रहे हो, मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो, तो कैसे फिल करोगे, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल के अंदर। और उसी के बाद एक प्रिंसिपल आया था
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्या कहता है, वो भी यही कहता है कि भाई किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। या ये कह सकते हो कि आप एक एटम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने, एक ऑर्बिटल के अंदर, सॉरी, एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों की स्पिन कैसी होगी, अपोजिट। अपोजिट का मतलब एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। आइए देखते हैं जरा सभी में फॉलो हो रहा नहीं हो रहा। देखो यहां पे दो भरे हुए हैं, ठीक है, ये रेड से इसलिए बनाया बिकॉज विजिबल नहीं हो रहे थे छोटे छोटे बॉक्स ये। चलिए, तो यहां दो दिए हुए हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये फिर सही दिया हुआ है बिल्कुल, ये वाला सही है। यहां अगर इसकी बात मैं आपसे करूं तो यहां दो इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 फिर 4 5, ये भी सही दिया हुआ है। यहां इसकी बात करूं तो यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी आप देखने को मिल रही है कि सर आपने एस में 1 भरा हुआ है और यहां पी में 1 2 3 4। तो सर पी में तो जब भरते जब आपके एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 2। मैंने कहा बात ये भी सही है भाई, तो इसका मतलब ये तीनों तो सही हैं आपके, ए बी और डी। गलत कौन सा है, सी वाला। तो इसमें यही तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सी हो गया। बेटा एक ऑर्बिटल मतलब एस की बात कर रहा है ना, तो एस में ज्यादा से ज्यादा कितने आएंगे, 2। इसने कितना भरा हुआ है, 1। 2 इसमें भरे नहीं, पी वाले में पहले भरना शुरू कर दिया, तो ये गलत हो गया ना। मैंने तो ये बताया था कि पहले वाले को पहले पूरा फिल कर लो, उसके बाद में एक्सेप्शन को छोड़ के जिसे कहते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए जरा, द क्वांटम लेवल अप टू n = 3 हैज, n = 3 के लिए कितने क्वांटम लेवल पॉसिबल है। तो बेटा जी जिसमें जितने शेल उसमें उतने ही क्या हो जाएंगे, सब शेल। कि सर अगर शेल नंबर 3 है तो 3 ही सब शेल। कौन कौन सी, सबसे पहले आएगी S, फिर उसके बाद आएगी P, फिर उसके बाद आएगी D। तो करेक्ट ऑप्शन देख लो जरा, पहले में 2, दूसरे में 4, चौथे में 1 और तीसरे में 3। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस तरीके से निकालना है, जितनी शेल उतनी ही सब शेल। अगला सवाल देखिए जरा, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2। भैया कितनी बार लिखो, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए, ये होगा इसका Ar18 4s2 3d5 +2 बोल रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। कहां से निकालोगे कि सर पहले निकालूंगा मैं 4s में से। निकाल दो भाई 4s में से, निकालोगे तो क्या बचेगा, MnAr18 बचा ये, और यहां क्या बचा 3d5। सो करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेंगे ध्यान से। नियॉन तो होगा नहीं दूर दूर तक, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कि सर फिर कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे 4s0 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। सी ऑप्शन करेक्ट। इस तरह से करना है आपको ये। अगला सवाल, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n विच कैन हैव इंटीग्रल वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम। n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो n = 1 से लेकर कहां तक, कोई लिमिट है इसकी। अरे भैया नहीं है बिल्कुल भी, जैसे बुलेट चलती है ना, समझ रहे हो ना। हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, पता ना, जैसे मुझे एक याद आ गया एडवेंचर, और एडवेंचर बड़ा खतरनाक था। वो खतरनाक का मतलब जैसे पहाड़ी इलाकों में देखते ना ज़्यादातर किससे राइड करते हैं, बुलेट से राइड करते हैं। तो मुझे अब भी याद है उस एडवेंचर में हुआ क्या था, बुलेट बची थी खाई में गिरने से बस जस्ट, तो डू इसलिए निकल गया। मतलब ये है इनफाइनाइट, ड्राइव तो कितना ही कर लो, कोई लिमिट थोड़ा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी यही कहानी है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से शुरू होके लास्ट क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो मतलब ये हो गया 1 से 10 फिक्स नहीं है, ना ये फिक्स है ना ये फिक्स है। करेक्ट ऑप्शन इज 1 to इनफाइनाइट। सिंपल जिसे कहते, कितनी भी सेल हो सकती है एटम के अंदर, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते जाएंगे वैसे वैसे सेल बढ़ते जाएंगे। अरे आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ग्रेटर नोएडा के अंदर टोटल कितने घर हैं, तो क्या क्या जवाब दोगे। जो नहीं बने कल को बन गए फिर क्या कहोगे, बढ़ाओगे क्या, नहीं ना। कि सर नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता, कितने भी हो सकते हैं, चलो इनफाइनाइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar18 3d6। किसका, अच्छा आयन बोला है भैया, मेटल एटम नहीं। आर्गन 18 3d6 किसका होगा। तो बेटा निकिल +3 देख लेते हैं पहले, निकिल +3। अच्छा ऐसे भी हो रहा है कुछ कुछ। सर गलत लिखा हुआ है, कुछ गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई, मुझे पकड़ में आ गया, आपको आए ना आए, खैर बहका देता हूं। चलो ये 27 नहीं होगा बेटा, ये होगा 28। किसका 3d6 बनेगा, मैं निकिल +3 का बना लेता हूं पहले।
तो पहले निकिल का बनाऊंगा ना, निकिल का क्या बनाओगे, एटॉमिक नंबर इसका बेटा 28 है, कॉन्फ़िगरेशन Ar18 4s2 3d8 +3 का मतलब बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकालने आपने बाहर, तो कहां से निकालेंगे सबसे पहले कि सर 4s में से 2 गए, एक यहां से, तो क्या बचा 3d7, ये मतलब नहीं है, ये लीजिए। अगला सवाल Mn+3 के लिए, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन Ar18 कितना 4s2 3d5, कितने निकाल रहे हैं सर, 3 निकाल रहे हैं, निकाल देते हैं चलो। Mn+3 में से 3 निकालोगे, आर्गन 18 2 यहां से गए, एक यहां से गया, कितना बचा 3d4, ये भी नहीं बन रहा। अगला देखो जरा, Fe+3, आयरन एटॉमिक नंबर 26 हुआ, कॉन्फ़िगरेशन Ar18, बस कॉपर क्रोमियम का थोड़ा ध्यान रखना, कभी भावनाओं में बह जाओ। चलो Fe+3 बनाना है, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 यहां से निकाल दो, कितना बन गया आर्गन 18 और कितना हो गया 3d5, मतलब ये भी नहीं है सर, वो तो फिर होगा ही होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा भाई, देख कर लेते हैं। कोबाल्ट 27, कॉन्फ़िगरेशन Ar18 4s2 3d7, ठीक है, बिल्कुल होगा भैया। क्यों होगा, बिकॉज 3 बाहर निकालने हैं, 2 4s में से एक यहां से गया, क्या बचेगा 6 बचेगा ना, Ar18 3d6, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका डी वाला आपका। ऐसे निकालना, देखना कितना आसान है। सर आपको ये आसान लग रहा है, आपके लिए भी आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे जरूर होगा। अगला सवाल देखिए, इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, सबसे टाइटली बाउंड किसमें होगा, तो भैया सबके लिए क्या निकाल दो, N+L निकाल दो, सबके लिए चारों में से। 5s मेरे पास, 4p मेरे पास, 4d मेरे पास, 5d मेरे पास, लगा लीजिए सीट बेल्ट। कहीं जा रहे हैं क्या हम घूमने, नहीं जा रहे भाई, पढ़ लो। कितना होगा 5 + 0 कितना आएगा 5 आएगा, ये कितना आएगा बेटा 4 + 1 कितना आएगा, ये भी 5, अरे वाह, 4 + 1 कितना 2, 4 + 2 सॉरी 6 आएगा, और ये कितना हो गया 5 + 2 कितना आ गया बेटा 7 आ गया। तो ये तो भूल जाओ, ये तो पॉसिबल नहीं, इन दोनों को कंपेयर कर लो। और अभी बताया था जब सेम आएगा तो वो जीतेगा जिसके लिए नंबर क्या होगा, एनर्जी लेवल अगर देखें वो जीतेगा जिसका नंबर कम होगा, मतलब 4p वाला ज्यादा बाउंड होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 4p। भाई सीधा सा हिसाब ये है ना, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, ऐसे मान लेते हैं। तो बाउंड तो वो होगा ना जो जितना पास होगा, तो 5s और 5d तो पॉसिबल नहीं दूर दूर तक, 4p और सॉरी 5s और 5d तो आएगा नहीं, 7 आ रहा है, इसके लिए 6 आ रहा है, यहाँ 5 और यहाँ 5, तो उसमें भी 4 वाले पे ज्यादा फोर्स लगेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है 5 में, एक यहाँ रखा हुआ है, दोनों में से फोर्स उस पर लगेगा ना जो पास होगा, तो पास कौन सा आ रहा है 4p वाला आ रहा है, सो 4p इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए जरा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ p ऑर्बिटल विद n = 6 m = 0, बकवास कर रहा है ये सवाल बहुत ज्यादा। n = 6 ऑर्बिटल p मतलब l = बेटा जी क्या हो गया, p सब शेल है ना, 1 हो गया, m की वैल्यू आपको पता ही है -l से कितना होता है बेटा जी +l, मतलब -1 0 और 1। एक ऑर्बिटल के p के में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बहका दिया कितने में, 2 में। समझो सवाल, समझो, फिर बता रहा हूं आपको मैं, कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, p के एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको भी पता है भाई p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 इसका आंसर ना हो गया सीधा सीधा, 6 10 14 मैं क्यों पढ़ूं भाई, मैं क्यों पढ़ूं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन, फेरिक आयन कौन सा होता है, पहले ये क्लियर कर दो, फेरिक आयन होता है आपका Fe+3, किस वजह से होती है वो देख लेते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और ये बन गया कितना, आर्गन 18 4s2 3d6, यही बनेगा। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे बच्चे, Ar18 2 यहां से, एक यहां से, क्या बचा 3d5, अरे बाबा d5 मतलब क्या बना, हाफ फिल्ड बना, तो हाफ फिल्ड स्टेबल हो गया। अब देख लो ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं, हाफ फिल्ड ऑफ ऑर्बिटल जी बिल्कुल नहीं, F तो है ही नहीं हमारे पास, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल जी बिल्कुल है, डी वाला ही तो हमारे पास, d5 बन रहा है, ये वाला भी नहीं है, कंप्लीटली भी नहीं है, और ये वाला भी नहीं है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। चलिए अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विद M+2 आयन, मेटल, कोई मेटल M है वो +2 आयन बना रहा है, ठीक है,
और इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है कितना, आर्गन 18 3d8। समझो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकले होंगे, 4s में से। तो 18 और 8 कितना हो गया, 26 हो गया, और 26 में 2 और ऐड कर लो बेटा जी, कितना हो गया 6 2 8, मतलब कितना हो गया 28। दिख रहा है कहीं पे, बी ऑप्शन करेक्ट। कितना आसान सवाल, देखिए जरा ध्यान से, दोबारा समझो नहीं आया तो। एटॉमिक नंबर पूछा है किसका, M+2 आयन का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया हुआ है ना। तो आर्गन का 18 हो गया, 18 और 8 कितना हो गया 26, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो 2 जोड़ दो, कितने हो गए 28, 28 हो गया उसका एटॉमिक नंबर। अगला सवाल देखिए, द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, वाह बहुत बढ़िया, नोड भी आ गई। तो नोड 2 तरह की होती हैं, याद करो कौन सा नोड, रेडियल नोड, और रेडियल नोड का ही दूसरा नाम क्या है, स्फेरिकल नोड पढ़ाया था। और इन्हें निकालने का एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था, n-l-1, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। 3p के लिए पूछ रहा है तो n और l की वैल्यू निकाल दो बस। यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई 3, l की वैल्यू मतलब p की वैल्यू 1 हो गई, -1, 3 - 2 = 1, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये देखिए कितना आसान सवाल। अगला सवाल, सर जल्दी जल्दी करा रहे हो, हाँ जल्दी कराएंगे भाई, टाइम वेस्ट थोड़ी ना करूंगा। ट्रिटियम क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना। ट्रिटियम क्या है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का बेटा आइसोटोप है। तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर 1 तो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या बनेगा 1s1, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ये लग गया सिंपल, ठीक है। और एक सवाल और बच रहा मेरे पास में, लेकिन उसे मैं दिखाऊंगा बाद में, मैं कुछ बताता हूं आपको पहले। देखो सवाल कोई भी हो, ऑब्जेक्टिव अगर मेरे पास है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल अगर मेरे पास है, बेटा सपोज करो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने आपने देखा हो सॉल्व करने का तरीका क्या रखा, मैं लेक्चर के अंदर में वो काम कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में अगर कोई गलत ऑप्शन है, गलत क्यों है। अब देखो मुझे तो पता है कि भाई ट्रिटियम क्या होता है, ट्रिटियम सर मुझे पता है कि आइसोटोप है किसका, हाइड्रोजन का। कि सर आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं जिसका सेम तो हो एटॉमिक नंबर, क्या सेम हो बेटा, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो मुझे तो पता है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या काम किया, मैंने बताया कि ट्रिटियम क्या होता है सर, ये आपका 1h3, कि सर 1 इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया 1s1। तो 1s1 मुझे दिख गया सही, तो मैंने सही कर दिया। अब यहां देखो आपको सवाल में कई और ऑप्शंस भी दिए होते हैं, है ना, गलत वाले भी, तो मैं वो बता रहा हूं ना आपको गलत क्यों है। वो कोई सा भी सवाल उठा के देखो, मैंने आपको बताया हर बार। जैसे अभी फेरिक आयन वाला सवाल था, बच्चों को शायद नहीं पता हो, क्योंकि थोड़ा सा मैं बताऊं आपको जरा, ये वाला दिखाऊं। फेरिक आयन Fe+3 होता है, फेरस कौन सा होता है, Fe+2 होता है। तो अगर किसी को यही ना पता हो कि फेरिक कौन सा होता है बेटा, तो क्या वो सवाल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब 4 ऑप्शन दिए, उसमें भी देखो पढ़ा सबसे पहले हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। तो बेटा ध्यान से पढ़ना है, f ऑर्बिटल क्यों नहीं लगाया कि सर यहाँ f ऑर्बिटल था ही नहीं, कौन सा था, d ऑर्बिटल था। सो दैट्स व्हाई देखो मैंने गलत भी अगर लगाए हैं ना, तो उसका रीजन बताया गलत क्यों है। सीखना है, 4 ऑप्शंस के अंदर भी सीखने की कोशिश करो कि 3 अगर गलत थे तो क्यों गलत थे। कंप्लीटली इनमें से कोई था ही नहीं पॉसिबल, क्यों नहीं था, बिकॉज यहां लिखा है कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है, कहीं पे नहीं है, d10 है ही नहीं, कंप्लीटली फिल्ड f ऑर्बिटल है ही नहीं कहीं पे, तो क्यों लगा दूं भाई, है। और अगर सपोज करो हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल है, वो भी नहीं दिख रहा, हाँ हाफ फिल्ड d दिख रहा था, दैट्स व्हाई b वाला क्लिक किया मैंने। सो जो गलत ऑप्शन है ना बेटा, जो गलत ऑप्शन है उन्हें भी देखा करो कि वो क्यों गलत है, तो वहां से ना आपको सीखने को मिलेगा कुछ, है ना। ऐसा नहीं फटाफट से हाफ फील्ड दिख गया तुरंत टिक, अरे भाई गलत हो जाते हैं सवाल। टाइम लो थोड़ा सा, आजकल इतना कंपटीशन है कि सवाल अगर आएगा ना तो इतना सवाल जो आता है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, हो भी गया जल्दी करने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्यों पकड़ रहा हूं उसका रीजन आपको ही पता है, ऑफलाइन क्लासेस में बताता रहता हूं बार बार, ठीक है। चलिए खैर, ये लास्ट सवाल जो है देखिए जरा ध्यान से, द ऑर्बिटल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा होगा। तो देखो मैं अगर लगाता हूं अगेन n+l रूल, देखो मैं क्यों हंसता हूं बार बार, ये चीजें इतनी आसान है ना, क्योंकि बस आप कहते हो हार्ड कुछ भी नहीं। देखो मेरे लिए तो हार्ड नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके लिए वास्तव में बहुत आसान है।
सिखाने के लिए बेटा बहुत दम चाहिए। आप सोच के देखो, मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना हो, मैं किताबें पढ़ूं, मुझे समझ में आ गया, नो टेंशन। मेरे सामने अगर 100 बच्चा बैठा हो ना, और मुझे ये कह दिया जाए कि आप इन 100 को सेटिस्फाई कर दो, तो बेटा बहुत हो सकता है, बहुत रेयर केस हो कि मैं 100 को सिखा पाऊं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? दूसरे को सेटिस्फाई करना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क, बहुत इजी टास्क नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। एक टीचर, मैं नहीं, कोई भी एक टीचर है तो वो पता है अपने आप को पूरा झोंक देता है बच्चे के लिए। किस लेवल तक जाएगा वी डोंट नो, हमें भी नहीं पता। कितनी मेहनत करेगा ये भी नहीं पता, कितना पढ़ के आ रहा है, कितना कैसे प्रिपेयर कर रहा है, चीजों को कितना आसान बना के रख रहा है आपके सामने, वो उस टीचर को ही पता है। उस टीचर की मेहनत बोलती है क्लासरूम के अंदर। कोई टीचर दुनिया का ऐसा नहीं कि जो बोर्ड पे आके खड़ा हो जाए और होने के बाद में अपने एफर्ट्स ना दे। 100 नहीं बेटा 120 देने की कोशिश करता है टीचर हमेशा, लेकिन डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर किसका उसको समझ आ रहा है, किसका समझ नहीं आ रहा। सो दैट्स वाई मैं हमेशा ये कहता हूँ आपको, प्लीज ऑलवेज टीचर्स की रेस्पेक्ट जरूर करें। मैं अगर आज ये सब कुछ पढ़ा पा रहा हूँ तो ये आपको पता है किस वजह से, मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, इस लायक मुझे बनाया कि मैं आपके सामने पढ़ा पा रहा हूँ आपको। अदरवाइज मुझे टीचर्स अगर ना पढ़ाते, ना मैं उनकी बात मानता, तो क्या मैं पढ़ा पाता? क्या मैं पैसे कमा पाता? नहीं कमा पाता ना। चाहे ऑफलाइन से अर्न कर रहा हूँ, चाहे ऑनलाइन से अर्न कर रहा हूँ, तो उसका बस एक ही कारण है कि मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया और इस लायक बनाया कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ। बाकी मैं कुछ नहीं मानता। मैं ये कह दूँ कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत कुछ है भाई, मैं मुझसे ऊपर कोई नहीं, तो मैं तो, मेरी क्या औकात भाई केमिस्ट्री पढ़ाने की। ये तो किस्मत कह लो ऊपर वाले ने जो आशीर्वाद दिया आपको पढ़ाने का, या उन टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ हमेशा कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आप केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। सो ऑलवेज टीचर्स की बातें मानो। पैर छूने से कुछ नहीं होता भाई, पैर छू के निकल जाते हैं ना बच्चे, है ना, कि भाई देखो हम टीचर्स की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। उनकी रेस्पेक्ट करने का तरीका बताता हूँ, आप उन्हें फॉलो करना शुरू कर दो, उससे बड़ी रेस्पेक्ट नहीं उनकी। मत छुओ पैर, आप मत छुओ भाई, बात मानो, उससे बड़ी रेस्पेक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो टीचर्स को फॉलो करो, चाहे कोई भी आपका टीचर है, प्लीज फॉलो करो, और वो आपको गाइड करे, और गाइड करने के बाद आपको एक ऐसी जगह तक जरूर पहुंचाएगा जहां जाके आप ये फील करोगे कि हाँ वाकई में मैंने कुछ किया है। हम बने ही इसलिए हैं, समझिए ध्यान से। लास्ट सवाल देखिए ध्यान से, ऑर्बिटल कौन सा क्लोज होगा न्यूक्लियस की तरफ? ध्यान से देखना, सारे ऑर्बिटल से लेता हूं, सबका n+l निकाल देता हूं। 7s है मेरे पास, 3d मेरे पास है, 6p मेरे पास है, और कौन सा है? 4s है। देखिए जरा, तो 7s के लिए बेटा 7 + 0 कितना आ गया? 7 आ गया। 3d का मतलब 3 + कितना हो गया? 3 कितना आ गया? 6 आ गया। 6p मतलब 6 + कितना आ गया? 1 कितना आ गया? 7 आ गया। और 4 + 0 बेटा कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो अब मैं आपसे बात करूं कि बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा, तो आप तो यही कहोगे सर जिसकी एनर्जी सबसे कम है, मतलब सॉरी 4s के लिए सबसे कम आ रहा है n+l, तो ये सबसे ज्यादा क्लोज होगा। सबसे ज्यादा क्लोज होगा तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो गया? आपका 4s हो गया। बाकी सब इससे दूर दूर होंगे ना। दूर दूर क्यों होंगे? ये 7th सेल में आ रहा है, इसका एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा आ रहा है इससे। ठीक है, सो दैट्स वाई 4s आपका इसका आंसर हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ लेक्चर्स मैंने आपको डाले हैं, ये किस लिए डाले मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहीं से थोड़ा सा चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूं, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप जाएंगे, ये सब चीज़ें बेटा आपको पता होनी चाहिए। सो दैट्स वाई मेरी कोशिश यही रहती है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का मैं वो आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पे आपका एंड होता है। फर्दर कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप मेल कर सकते हैं जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो आके पूछ भी सकते हैं, नॉर्मली वो तो पूछते ही हैं खैर। सो ऑनलाइन वालों के लिए एक सजेशन दूंगा कि मेल कर सकते हो, या अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो पर्सनली किसी भी तरह से, स्कूल से या कोचिंग से या आउटसाइड जैसे भी जुड़े हुए हो, सो प्लीज़ आप क्वेश्चन जरूर पूछें। क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैक्सिमम जितना हो सके पेन और कॉपी का यूज़ करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है बेटा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए।